CHSL मेरा क्लियर होता है 20 की एज में और CGL 21 की। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि CGL के लिए 5.5 से 6 महीने के करीब टाइम लगता है। आप सारे एग्जाम के फॉर्म भरिए और सेंटर पे जाके जितना हो सके एग्जाम दीजिए। जीवन में 2 ही एग्जाम देना है, या तो यूपीएससी देना है और दूसरा एग्जाम देना है CGL। तो उस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मैंने काफी टेबल जैसे मैंने 30 तक याद किए थे और 36 का कॉम्प्लीमेंट्री अलग से एक याद किया था, और स्क्वायर्स मैंने 40 तक याद किए हुए थे, क्यूब्स मैंने 30 तक याद किए हुए थे। ये कारण था कि मैंने उसकी कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली, ना इंग्लिश के लिए, ना जीके जीएस के लिए, रीजनिंग वगैरह किसी की नहीं ली। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपका 20% कोचिंग होगा, 80% आपकी मेहनत होती है, वही सेल्फ स्टडी होती है। तो कंसिस्टेंसी ऐसा है कि आप अगर पूरे 6 दिन पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, तो एक दिन आप गैप कर सकते हैं संडे। अब यदि ईमानदारी से आप नहीं पढ़े 6 दिन, तो पूरा वीक पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन आपको 2024 में लेना है, तो इतना मेहनत करना होगा। मैंने अपने पैशन को हमेशा अपने साथ रखा है। मैं खुद की बताऊँ तो मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेटर, बैडमिंटन प्लेयर, इवन मैं मार्शल आर्टिस्ट भी, मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ है कराटे में। कभी कभी आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, तो आपको पढ़ना चाहिए। बीच में आएंगे, अपना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। मैंने भी कंट्रोल किया, तो ये हुआ कुछ। इंस्टा तो मैंने अभी, और स्नैपचैट ये सब मैं यूज़ करता ही नहीं था कभी। फेसबुक भी एकदम रेयरली कभी हो गया, तो फेसबुक खाली ओपन किया, हटा दिया, केवल व्हाट्सएप पे था। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा। आज की इस वीडियो में हमारे साथ अमित कुमार मौजूद हैं। इनकी बात करें तो मात्र 21 साल उम्र है इनकी। अभी SSCGL 2023 से एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर इनका फाइनल चयन हुआ है। तो जानेंगे किस तरीके की इनकी तैयारी रही, कैसे इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, और कुछ 5 से 6 महीने की लगभग तैयारी रही, उसी में इन्होंने सिलेक्शन लिया है। सेल्फ स्टडी रही है, कहीं पर इन्होंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया, ना कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है। तो जानेंगे सारा कुछ, कैसा इनका बैकग्राउंड है, क्या चीजें हैं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। कोई अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अमित, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस अचीवमेंट के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट्री में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसे हो आप? एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दो। मैं बढ़िया हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है और मैंने रामजेस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है, और उसी दौरान मैंने CGL का अटेम्प्ट भी मैंने देने का सोचा, और CGL से पहले CHSL मैंने दिया था। उसमें भी भगवान की दया थी, मेरे मिनिस्टर डिफेंस में मेरा JSA लग गया था, लेकिन उसका ज्वाइनिंग से पहले CGL का एग्जाम मैंने दिया था, उसमें मेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर का पद मिल गया था। CHSL मेरा क्लियर होता है 20 की एज में और CGL 21 की एज में। ओके। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे हुई? शुरुआती दौर के बारे में थोड़ा बताओ, कहाँ पर आप रहे ये सब। एक्चुअली मैं बॉर्न बिहार में हुआ था। आई वाज बॉर्न इन बिहार बट आई एम ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। तो मैं दिल्ली का ही हूँ, दिल्ली में मेरा घर है, लक्ष्मी नगर में मेरा घर है, और वो भी एक तरह से गवर्नमेंट का ही हब माना जाता है, जब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन होती है ना। इतने बच्चे मेरे इर्द गिर्द वहाँ रहते हैं, मुझे कभी नहीं मालूम पड़ा कि कोई गवर्नमेंट का सेक्टर भी है जहाँ मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और मैं खुद की बात करूँ तो मैं सभी भाइयों में या फिर अपने फैमिली में गवर्नमेंट में जाने वाला पहला लड़का हूँगा। सारे प्राइवेट में है, अलग अलग फील्ड में, गवर्नमेंट में कोई नहीं है। तो मैं फर्स्ट पर्सन अपने फैमिली में, स्पेशली मेरे एज ग्रुप में, जो इस फील्ड में आ रहा है, गवर्नमेंट फील्ड में मैंने ही इनिशिएट किया है। और स्कूलिंग की बात किया जाए तो मैंने 10th तक प्राइवेट स्कूल से किया है। 11th 12th में KV में, केंद्रीय विद्यालय में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहाँ है प्रेसिडेंट स्टेट के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर, वहाँ से मैंने 12th पास किया है सेंट्रल स्कूल से। उसके हाँ। ओके। फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं? फैमिली में हम टोटल 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। पापा मेरे पेशे से अकाउंटेंट है, मम्मी होम मेकर है, छोटा भाई स्टूडेंट है। ओके। कब आपको ये लगा कि मुझे SSC की तैयारी करनी चाहिए? कौन सा ईयर था, कब शुरू करी तैयारी आपने? मुखर्जी नगर आया 2022 के सेकंड हाफ में मुखर्जी नगर आया था मैं। तो उस टाइम पे क्या था कि ऑफलाइन कोचिंग्स ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, सारे मैक्सिमम कोचिंग ने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया था, और मुझे ऑनलाइन जमता नहीं था। सीरियसली बोलो, ऑनलाइन मैंने कभी पढ़ा नहीं था, ऑनलाइन मेरे से होता नहीं था, और ऑफलाइन में ऐसा ऑप्शन मेरे पास फिर कुल मिला के एक आध रह गए थे। तो उसमें यह है कि जैसे सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने सोचा कि मैथ्स के लिए कुछ चैप्टर्स मेरे को ज़रूरत है पढ़ने के लिए। पुनीत सर से, पुनीत चौधरी सर है वो टीचर का नाम, जिससे मैंने पढ़ा, आप लोग जानते होंगे, फेमस टीचर है वो, है ना। तो यहाँ से मैंने फुल फ्लैज आप कह सकते हो कि मेरी अब तैयारी SSC की स्टार्ट हो गई थी। यहाँ से मैंने आरंभ कर दिया था अपने SSC की प्रिपरेशन 2022 के एंड से। आप मुखर्जी नगर आके आपने कोचिंग का ये सोचा, फिर वो लॉकडाउन लग गया तो कोचिंग आपकी प्रॉपर हो नहीं पाई, है ना? फिर आपने सेल्फ स्टडी से सारी तैयारी करी जी। राइट। आपने मुखर्जी नगर में देखा होगा, और इवन अभी भी आप गए होंगे, तो दिल्ली के ही आप तो मुखर्जी नगर इतने सारे बच्चे आते हैं लाखों की भीड़ में। क्या लगता है कि ऑफलाइन जो इतने सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग चल रहे हैं, ये बच्चों को फायदा पहुंचाते हैं इनके सिलेक्शन में? यहाँ से सिलेक्शन होते हैं, या फिर बच्चों को यहाँ आना चाहिए स्पेशली SSC के लिए? UPSC की बात अलग हो जाती है, वो थोड़ा
एग्जाम बाद सिलेबस है तो आना जरूरी है। क्या लगता है, क्या मैसेज दोगे बच्चों को, आना चाहिए ऐसे तैयारी? आपको सबसे पहले ये डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे, है ना, वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इसमें क्या है कि आपको अपना वीक एरिया और स्ट्रेंथ देखना है। यदि आपका बेस बहुत ही ज्यादा कमजोर है, आपको लगता है कि एक टीचर की जरूरत है, तो बिना शर्माए हुए आप मुखर्जी नगर आ सकते हैं। ऑनलाइन भी मोड अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन अगर मेरे जैसे बच्चे जिसको ऑनलाइन पसंद नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है ऑफलाइन आने का। लेकिन ये ऑफलाइन आके यहाँ पढ़ना वर्थ इट है यदि आप डिसिप्लिन है और पंक्चुअल है, क्योंकि यहाँ मेरे सामने जो हम लोग डिसिप्लिन रह के पढ़ लिए, सिलेक्शन लिए, और काफी अच्छे अच्छे बच्चे, मेरे से भी अच्छे अच्छे बच्चे जो वो सिलेक्शन नहीं लिए, क्यों आके यहाँ इनडिसिप्लिन हो जाते हैं माहौल को लेके। ओके, तो आपने बोला कि अगर डिसिप्लिन है तो मुखर्जी नगर में आके भी आप तैयारी कर सकते हो, राइट? ओके, अगर आपकी स्ट्रेटजी पर हम आए तो आपने कितना टाइम लगा, अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें फाइनल, और जब आप सीरियस पढ़ने बैठे उससे लेके और सिलेक्शन तक कितना समय लग गया आपको तैयारी में? सिलेक्शन का टाइम बताऊँ, अगर मैं अपने CHSL का बताऊँ तो वो मेरे 4 या 4.5 महीना, और उसी में 2 महीने ऐड कर दोगे या 1.5 महीने ऐड कर दोगे तो CGL का टाइम हो गया। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि CGL के लिए 5.5 से 6 महीने के करीब करीब टाइम लगा। ओके, शुरुआत से अब आप बताओ कि आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई कि आप सीरियस, जब आप बैठ गए पढ़ने, सिलेबस आपने देख लिया कि अब मुझे अब सीरियस तैयारी करनी है और 2023 का CGL निकालना है, तो कैसे स्ट्रेटजी बनाई? जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो मैथ को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश कैसे करना है, GK GS, ये सब आपने साथ में लेके चले होंगे क्योंकि इतना समय कम था। तो कैसे प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे थी सब्जेक्ट वाइज, आप थोड़ा बताओ, और कौन से रिसोर्सेज यूज करे, किताबें कौन से लिए, सब? देखिए, स्ट्रेटेजी मेरी बहुत ही सिंपल थी। सिंपल इसलिए थी कि कुछ एग्जाम्स मैंने पहले दिए हुए थे, फॉर एग्जांपल NDA वगैरह, उसके रिटर्न मैंने एग्जाम क्लियर किए हुए हैं। तो इंग्लिश, GK GS इतना ज़्यादा मतलब इतना मुश्किल नहीं था SSC। और आप देखोगे जो डिफेंस के एस्पिरेंट्स है उनके लिए उनका इंग्लिश और GK GS ऑलरेडी ठीक रहता है। तो मेरे केस में था कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, तो ये कारण था कि मैंने उसकी कोचिंग वगैरह मैंने नहीं ली, ना इंग्लिश के लिए, ना GK GS के लिए, रीजनिंग वगैरह किसी की नहीं ली। मैथ्स में ये था कि जैसे कि अब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो लॉन्ग मेथड है ना, तो लॉन्ग मेथड शॉर्ट कैसे हो, ये ट्रिक ओल्ड स्कूल मेथड से आज के टाइम पे होना बहुत मुश्किल है, यदि आपकी स्पीड भी स्लो है, कैलकुलेशन स्लो है। तो इसलिए मैथ्स के लिए कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने, जो बड़े बड़े चैप्टर है, कुछ एडवांस के, कुछ अरिथमेटिक के, मैंने पुनीत चौधरी सर है उनसे मैंने पढ़ा था। फेमस टीचर है, अच्छे टीचर है, मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ में आया तो मैंने उनसे पढ़ा था। तो लेकिन वही है कि अब टाइम कम है, और जब आप कोई ट्रिक सीखते हैं या फिर फॉर एग्जांपल कोई सिलेबस ही किसी ट्रिक के माध्यम से खत्म करने का सोचते हैं, तो आपको ज्यादा समय चाहिए उस ट्रिक को अपने हाथ में आजमाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, कम से कम 1-1.5 साल। कई बार उसको उस ट्रिक के मेथड से आप फॉर्मूले मतलब उसको यूज करोगे तब जाके आपको प्रैक्टिस हो पाएगी उसके अच्छे से। और मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने ये किया कि मैंने अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर ली। कहीं किसी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं आया तो, और मैं अपने पुराने मेथड ही पे रिलाई करना पड़ा, तो कैलकुलेशन मुझे बचा ले, मेरी फास्ट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स काफ़ी याद किए, प्रैक्टिस करता था कुछ ऐप्स के थ्रू रोज कैलकुलेशन। जैसे मेट्रो में जाता था, 45 मिनट्स की ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, या कोई रिक्शे में, तो इतने देर में मैं ऐप खोल के कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लिया करता था। तो इससे मैं कैलकुलेशन कर लिया करता था। मैथ्स की कोई मैंने बुक सॉल्व नहीं की, कोई प्रीवियस ईयर की इतनी मोटी मोटी बुक जो एस्पिरेंट सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर की, मैंने किसी भी टीचर की कोई सी बुक सॉल्व नहीं की। डायरेक्ट मैं केवल सेक्शनल मॉक देता था और फिर फुल मॉक पे आया था मैं। और इंग्लिश की भी मैंने वोकैब याद की थी ब्लैक बुक से, जो हर कोई याद करता है। ब्लैक बुक से मैंने वोकैब याद कर ली थी, और बाकी फुल इंग्लिश के लिए मैंने वही उसके भी सेक्शन मॉक दिए और मॉक्स दिए थे। और रीडिंग, हाँ मतलब इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, उसको डेवलप मैंने फर्स्ट डे से उस पर ध्यान दिया, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से। अब जो बच्चे देख रहे हैं, अगर वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हैं या कोई और मैगजीन पढ़ रहे हैं या कोई अलग प्रकार का उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो उसको बिल्कुल शिफ्ट मत कीजिए, बिल्कुल चेंज नहीं कीजिए। स्ट्रेटेजी मेरी है, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो या कोई भी स्ट्रेटेजी है, गोल वही है, आपको भी उसी लक्ष्य पे पहुंचना है। किसी का रास्ता कोई और है, किसी का दूसरा रास्ता है, लेकिन पहुंचने का मंजिल वही है। अब मेरे को देख के कोई भी अपना स्ट्रेटेजी मत चेंज कीजिएगा कि इसने कोई किताब सॉल्व नहीं किया, इसने ये नहीं किया, तो हमें भी नहीं करने की जरूरत है ना। सब पे कुछ सूट करता है, किसी पे कुछ सूट नहीं करता। रीडिंग स्किल के लिए मैंने न्यूज़पेपर पे रिलाई किया, स्पेशली एडिटोरियल पे। अब आप लोग नोवेल पढ़ते हैं, बेस्ट है, आप लोग कुछ और पढ़ते हैं रीडिंग के लिए, वो भी बेस्ट है, बस आपको रीड करना है, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, है ना। ग्रामर भी आप अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। यही कारण है कि इंग्लिश में स्कोर मेरा CHSL में भी, CGL में भी ऑलमोस्ट फुल ही रहा है हमेशा, चाहे मेंस हो, प्री हो। और GK GS भी मैंने उठाया लूसेंट स्टार्टिंग में, जैसे हर एस्पिरेंट उठाता है, जैसे बाइबल माना जाता है हमारे फील्ड में लूसेंट को GK GS के लिए, जैसे कि UPSC में लक्ष्मीकांत को माना जाता है। लूसेंट उठाया, मैंने पढ़ना चालू किया, 3-4 दिन पढ़ा, मैंने रख दिया, पता चलेगा मेरे बस के नहीं है लूसेंट पढ़ना। फिर मैंने उठाया मनोहर पांडे, उसको भी ऐसे ही मैंने पढ़ के देखा 1 आध दिन,
और ये मैंने कहाँ से देखा, यही टॉपर्स की वीडियोस में, जो डिफरेंट टॉपर्स क्या क्या तरीके बोलते हैं सबको आजमा के देखा, तो पता चला बुक से पढ़ना मेरे बस की नहीं है, कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा मैं बुक से। तो क्या प्रॉब्लम आई आपको लुसेंट ये किताबें पढ़ने में? एक्चुअली जीके जीएस जो एसएससी के फील्ड का है वो काफी फैक्चुअल होता है, उसमें थ्योरेटिकल नहीं होता, इतना ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं होता। और जब फैक्चुअल होता है तो आपको मेमोराइज करना होता है, चाहे आंख बंद करके रटे या कैसे भी रटे, किसी भी तरीके से रटे। रट्टाफिकेशन मुझे आता नहीं है, ना ही मुझे ऐसे मजा आएगा, ना ही कुछ ग्रैब कर पाऊंगा मैं। तो जब आपको फैक्चुअली याद करना है कोई चीज तो आप थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में कीजिए। तो इसी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने अड्डा 24/7 का ऐप आता है, उसमें क्विज सेक्शन है। तो क्विज सेक्शन में जाएंगे आप जनरल अवेयरनेस वाले पे, तो जनरल अवेयरनेस के मैं डेली क्विज दिया करता था। फॉर एग्जांपल एक क्विज होता है 5 मिनट का, उस क्विज में होते हैं टोटल 10 क्वेश्चन, तो ऐसे में 5 क्विज देता था, 25 मिनट में 50 क्वेश्चन एक दिन में प्रिपेयर कर लेता था। अभी क्विज ही मैंने इतने दे दिए कि मुझे कोई किताब कोई प्रीवियस ईयर की करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और वही उसका फिर मैं मॉक्स देता था, तो उससे और ज्यादा उसका रिवीजन होता था। और रीजनिंग जैसे हर कोई रिलाई करता है मॉक्स पे, मैक्सिमम लोग है ना, उसके भी मैंने कोई बुक वगैरह सॉल्व नहीं किया है, ना ही कोई टीचर से पढ़ा। हाँ, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स है जो थोड़े डिफिकल्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, है ना, कुछ एक आध टॉपिक है जैसे कि स्टेटमेंट्स वाले टॉपिक्स हो गए, और कुछ टॉपिक्स सीजीएल 2022 से ऐड हुए थे, कुछ बैंकिंग से रिलेटेड, जो बैंकिंग में आते थे टॉपिक्स को यहाँ ऐड कर दिए थे, तो उन टॉपिक्स को मैंने मॉक्स के थ्रू ही किया था। कुछ टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, जो मैंने डिफिकल्ट टॉपिक अभी जस्ट आपको बताए, और बाकी रीजनिंग का भी मेरा सेल्फ स्टडी था, मतलब मॉक के थ्रू। और मैथ्स का तो मैंने बता ही दिया है कि कोई मैथ्स की बुक सॉल्व नहीं की। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स के थे मोटा मोटी स्टडी। मैथ्स में जैसे आपने बताया कि अपने कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए स्क्वायर क्यूब और ये सब आपने याद कर लिए, जनरली करते हैं स्टूडेंट, तो कितने तक करना चाहिए, वो इनफ होता है? जैसे कोई 20 तक स्क्वायर 25 तक करता है, आपने कितने तक करे? देखिए मेरे केस में ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास समय कम था, तो ट्रिक को पूरी तरह से अपने पे ग्रैब कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो जब मैं अगर ओल्ड स्कूल मेथड से, मैं ही नहीं कोई भी स्टूडेंट जाएगा तो उसका कैलकुलेशन होना चाहिए सुपर फास्ट। तो उस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मैंने काफी टेबल जैसे मैंने 30 तक याद किए थे, और 36 का कॉम्प्लीमेंट्री अलग से एक याद किया था, और स्क्वायर्स मैंने 40 तक याद किए हुए थे, क्यूब्स मैंने 30 तक याद किए हुए थे, ट्रिपलेट्स कुछ याद किए हुए थे, और कुछ एक आध वैदिक मैथ्स के ट्रिक कुछ सीखे हुए थे कि कहीं अटकूं तो वो लग जाए, कि कैलकुलेशन के कारण मेरे को ना पेपर छोड़ना पड़े, बस ये मेरा था मोटो। तो इस तरह से मैं कैलकुलेशन का मैंने इतना याद किए हुए थे। ओके, सेल्फ स्टडी जब कोई एस्पिरेंट करता है तो क्या क्या उसको दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जैसे आपने सेल्फ स्टडी करी है, कोई कोचिंग नहीं लिया है प्रॉपर, पुनीत सर से आपने मैथ पढ़ा था, बाकी सब आपने खुद सेल्फ ही किया है, तो क्या क्या एक प्रॉब्लम आपको आई जब सेल्फ स्टडी आप कर रहे थे? क्योंकि अभी अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे मेंटर्स भी हैं और कोचिंग से बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं कोर्स वगैरह। तो क्या बोलोगे इस पे, कोर्स परचेज करने वाले जैसे बच्चे नहीं कर पा रहे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, सेल्फ स्टडी करेंगे, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए सेल्फ स्टडी वालों को? देखिए अगर आपने मन बना ही लिया है सीजीएल की प्रिपरेशन करने का, तो ये तो आप जान लीजिए कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपका 20% कोचिंग होगा, 80% आपकी मेहनत होती है, वही सेल्फ स्टडी होती है। तो आप तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी कीजिए आप, है ना, मैनेज कीजिए। तो आप जैसे जहाँ तक बुक की बात की सर ने, कि बुक पूछ रहे सर कि कैसे मैनेज करें जिनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं है। आप देखिए अगर यदि आप बुक की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो वहीं आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाता है। कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको हर टाइप का मटेरियल वहीं अवेलेबल हो जाता है, एक बार आपने कोर्स कोई भी चीज़ परचेज किया है। यदि आपने बिल्कुल ही सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, किसी टीचर से नहीं पढ़ना चाह रहे, उस केस में आपको देखना ये है कि क्या आपका मॉक से काम चल जा रहा है। क्योंकि आप जो प्रीवियस ईयर की बुक खरीदेंगे, फॉर एग्जाम्पल ले तो आपने किरण की खरीदी, तो जो प्रीवियस ईयर की बुक आप ऐसे लगाते हैं वही इनडायरेक्टली मॉक होता है। मॉक में बस टाइमर होता है, आपका रैंक होता है, परसेंटाइल होती है, टेस्ट जैसा माहौल होता है। तो आप इनडायरेक्टली बुक ही सॉल्व कर रहे हैं, बस कंप्यूटर पे बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस केस में, अगर आप फाइनेंशियली इतने वीक है, बुक भी नहीं ले सकते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो बुक उस केस में आप अवॉइड कर सकते हैं। अब मॉक के थ्रू ही बुक सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। जैसे कि मेरे केस में मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक के थ्रू ही दिए थे। इवन मैं अगर बोलूँ तो मॉक में मैंने प्रीवियस ईयर स्पेसिफिक दिए ही नहीं थे, जनरल मॉक दिए थे। तो इस तरह से आप बुक को रिप्लेस कर सकते हैं, ये बस एक मेरी तरफ से एक सजेशन है। ओके, 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी करेंगे, अभी 8 या 9 महीने बाकी है एग्जाम में, फिर तो वो बाद में डेट बताएगा कि कब एग्जाम होगा। 8-9 महीने अपन लेके चलते हैं, तो उनका भी स्टैंडर्ड बिल्कुल बेसिक है, अभी से शुरुआत करने का सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, आपकी वीडियो देख के ही मन बना रहे हैं,
कि भाई 21 साल की उम्र में एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? एक रोड मैप थोड़ा बताओ कि कब कितने महीने में उनका सिलेबस हो जाएगा, अगर इतने घंटे पढ़ने से इतना उनका सिलेबस हो जाएगा, फिर कब उनको मॉक टेस्ट शुरू करने हैं, फिर और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कौन सी मेजर गलतियों से बचना है, ये थोड़ा आप उनको बताओ। सबसे पहले देखो 2024 का आप टारगेट कर रहे हैं, यदि यही वीडियो देख के टारगेट कर रहे हैं जैसे सर ने बोला, तो पहले आप ऑनेस्ट होइए अपने आप से। आप देखिए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और कैसे पता चलेगा? आप कोई सा भी एक जनरल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखिए कितना आपको हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्री में अगर आप 120 130 प्लस हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये इसमें आप खाली रैंक ही नहीं, मतलब अच्छे कोई पोस्ट के साथ आप कोई अच्छा पोस्ट भी ले सकते हैं। और यदि आपका मार्क्स बहुत कम है, दिल हताश मत होइए, आप ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो अगले में होगा। अब देखिए, जहां तक सर ने बोला है कि अगर इसी में किसी ने मन बनाया है कि हमें 2024 ही फोड़ना है, तो सबसे पहले आप ऑनेस्ट होइए, आप देखिए कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यदि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो यानी कि आपका बेस है तैयार, तो आपको बस उसी पे मेहनत करनी है। तो वही जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी बताई, जिस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप ऐसे क्रैक कर सकते हैं कम टाइम में। अगर जैसे आपके रूटीन की बात करें तो आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे, और एक कंसिस्टेंट कैसे रहते थे, लगातार इतने महीने कैसे आपने तैयारी करी, क्या रूटीन फॉलो करते थे आप पूरा? अच्छा, सर ने कंसिस्टेंसी की बात की, मैं बोलना चाहूंगा एक चीज मैं एक्चुअली मिस कर दिया और शायद बोलना। जब मेरा एग्जाम था उससे 3 वीक्स पहले मेरी नानी एक्सपायर कर गई थी। तो नानी एक्सपायर कर गई थी तो हम लोगों को जाना पड़ा था बिहार, और हम लोग में टोटल 13 से 14 डे का काम होता है पूरा, कम से कम, है ना। जाना ना मिला के मान लीजिए 2 ढाई हफ्ता मेरा चले गया। तो वहां मैंने पूरा अपना 2 ढाई हफ्ता दिए। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया रुकने के लिए कि तुम्हारा एग्जाम में सीजीएल का मेंस था मेरा, है ना। लेकिन मैं वहां रुका नानी के लिए ना। तो वहां मेरी कंसिस्टेंसी फर्स्ट टाइम ब्रेक हुई थी पिछले 5 महीने में। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने इतना कंसिस्टेंट था, इतना मैंने अपने आप को बना लिया था कि 2 ढाई हफ्ते भी अगर मिस कर दिया फिर भी मैंने सिलेक्शन ले लिया, तब सोचिए कितना कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी ऐसा है कि आप अगर पूरे 6 दिन पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, तो एक दिन आप गैप कर सकते हैं संडे संडे। अब यदि ईमानदारी से आप नहीं पढ़े 6 दिन, तो पूरा वीक पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन आपको 2024 में लेना है, तो इतना मेहनत करना होगा। सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे एग्जाम आएंगे एसएससी के, आपका सीपीओ आएगा, सीएचएसएल आएगा, एमटीएस आएगा। तो क्या आपको लगता है ये सारे एग्जाम, एक सीजीएल जो टारगेट करे उसको एग्जाम देने चाहिए? अगर देने तो कैसे, इन सबको मैनेज कैसे करें? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अभी 2 महीने में जो एग्जाम आ रहा है, सिलेबस पूरा होता नहीं है, उस एग्जाम को टारगेट करते हैं और फिर जल्दी जल्दी उसको ऐसे हड़बड़ी में पूरा सिलेबस करके चले जाते हैं। वो एग्जाम भी क्लियर नहीं होता और सिलेबस भी ढंग से नहीं होता, फिर अगले 2 महीने वाले को टारगेट कर लेते हैं। तो सीजीएल को टारगेट करते हुए इन सब एग्जाम को कैसे मैनेज करना है? क्या इनको देना जरूरी है या नहीं है, क्या बोलोगे? देखिए, इन सब एग्जाम्स के फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है। आप सारे एग्जाम के फॉर्म भरिए और सेंटर पे जाके जितना हो सके एग्जाम दीजिए, क्योंकि जब आप मेंस में बैठेंगे ना, कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल सीजीएल में बैठ रहे हैं, तो डायरेक्टली आप सामने कंप्यूटर स्क्रीन देखेंगे तो कई बार एग्जाम फियर भी आ जाता है, जिस कारण कई बार एफिशिएंसी उतनी नहीं बन पाती जितनी वो लड़के की है। तो ये है कि आप फॉर्म भरिए, आप दीजिए एग्जाम, और आप दीजिए जितना एग्जाम हो सके। तो मैं तो यह रिकमेंड करूंगा आप दीजिए, और उस एग्जाम में कहीं सिलेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे केस में मैंने एक ही एग्जाम दिया था सीजीएल से पहले, वो था सीएचएसएल 2022। तो वो एक्चुअली 2023 में कंडक्ट हुआ था एग्जाम। सीएचएसएल 2022 केवल नाम है उसका, 2023 में कंडक्ट हुआ था होली के बाद। तो उस एग्जाम को मैंने फिल किया था, और एग्जाम में भी मैं पूरा सिलेक्ट हुआ था, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मुझे एलोकेट हुआ था। तो वैसे ही आप भी एग्जाम दीजिए, क्या पता आप सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि एक बैकअप हो जाता है ना, तो आप प्रेशर ऑलरेडी आप कम रहता है आप एग्जाम का, है ना। सीजीएल था प्रेशर एक ऑलरेडी, और ऊपर से एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है आपसे, है ना, उम्मीदें बढ़ जाती है कि जो लड़के ने किया तो सीजीएल भी करेगा अच्छा, है ना। तो आप दीजिए, मेरे हिसाब से आप सारे एग्जाम दीजिए और जाके सेंटर पे दीजिए, डर खत्म होगा। जब आप एग्जाम दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो आपने कोई पोस्ट टारगेट करी थी, कोई ड्रीम पोस्ट थी आपकी एसएससी सीजीएल में? एक्चुअली मेरा मोटो था यूपीएससी का। तो अब मैंने सोचा था यूपीएससी, जीवन में 2 ही एग्जाम देना है, या तो यूपीएससी देना है और दूसरा एग्जाम देना है सीजीएल, इससे नीचे सोचना ही नहीं है। और ये अटेम्प्ट को मैंने ऐसा सोचा था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो, इस तरह से मैंने सब कुछ मन बनाया हुआ था। तो इसमें ये था कि जब एग्जाम दिया तो ये था कि सिलेक्शन हो सकता है, हो जाना चाहिए, लेकिन पोस्ट मुझे श्योर नहीं था कौन सा मिलेगा। फाइनल में आया तो एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया। आप कह लो ड्रीम पोस्ट कह लो, आप कुछ भी कह लो, अच्छा पोस्ट है। ओके, इसमें वर्दी भी आपको मिलेगी, 3 स्टार भी आपको लगाने के लिए मिलेंगे। तो अभी तक आपने इस पोस्ट के, जैसे आपका रिजल्ट है, आपको पता चला आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, इस पोस्ट के बारे में आपने रिसर्च करी होगी, क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, तो क्या आपको रिसर्च में मिला, कैसी पोस्ट है, इसका वर्क लाइफ कैसा होता है? देखिए, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट अभी नहीं कहूंगा, लेकिन अब मैं बनने जा रहा हूँ, है ना। तो उसके लिए मुझे ऐसी पोस्ट चाहिए थी जहाँ पे बैलेंस कर सकूं पढ़ाई को भी और अपने जॉब को भी। तो
तो ये पोस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जितने मेरे सीनियर से बात हुई, जितने मेरे ग्रुप के हैं ऑलरेडी सीनियर इस पोस्ट पे, उन्होंने बोला है कि इसमें कोई इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हैं। क्रैक किया है लोगों ने यूपीएससी वगैरह के एग्जाम इस पोस्ट के साथ, और मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू भी देखे हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर पे रह के क्रैक किए, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया। तो ये है कि मेरे लिए ये पोस्ट अच्छा है, इनफ टाइम मिल जाएगा, छुट्टी वगैरह सब कुछ है, सारी चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका इतनी जल्दी सिलेक्शन हो गया, 6 से 7 महीने आपने तैयारी करी और आपका सीजीएल हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर आप बन गए। लेकिन इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट देख रहे होंगे, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं सीजीएल का, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा। लक भी एक फैक्टर होता है, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी इस तैयारी में या फिर आपके अंदर ऐसी क्या नंबर ऑफ क्वालिटीज रही इनकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, या फिर एक एस्पिरेंट के पास क्या नंबर ऑफ क्वालिटीज होनी चाहिए इस एग्जाम को नजर रखते हुए, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करनी चाहिए, अगर उसको जल्दी जल्दी एग्जाम क्रैक करना है, क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए एक एस्पिरेंट के अंदर? देखिए, क्वालिटीज पे तो वही है कि आपको सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट है कि जो गोल एक निश्चित है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी करना पड़े, कभी कभी आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, तो आपको पढ़ना चाहिए टाइम के अनुसार, है ना। टाइम अगर बहुत ज्यादा है तो ये नहीं सोचना कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, कम कम पढ़ेंगे। ये कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, अब वैकेंसीज हर साल तो 35-36 हजार आती नहीं है। हमारे बारे में जो आई थी उसमें भी और घट गया वैकेंसीज, क्या है कि पूरा डिपार्टमेंट उड़ गया। तो 7,800 करीब कुछ वैकेंसी रह गई थी। तो अब देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, वैकेंसी घटेगी या घटी है हमारे में, फ्यूचर का पता नहीं। तो आपको ये है कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, पंक्चुअल रहना है, हार्ड वर्किंग रहना है और डिटरमाइंड रहना है। ये सारी क्वालिटीज ये सब जानते हैं, बस अमल करने की देर है। अमल कर लोगे तो आप भी यहाँ बैठोगे। ओके, तो लगभग हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। हाँ, एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे आपके पास समय बहुत कम था, तो एक एस्पिरेंट के अदर एक्टिविटीज भी होती हैं कि आपको खेलना भी होता है, आपके जो पैशन होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है। किसी को मूवीज देखना अच्छा लगता है तो उसमें एडजस्ट करना, कोई मूवी देखता है, कोई बाहर खेलने भी जाता है, कोई सिंगिंग करता है, अलग अलग एक्टिविटीज, कोई फिजिकल एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान देता है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या चीजें करते थे? देखिए, मैं अपना बताऊं तो मैं कभी ऐसे बुकवर्म टाइप का स्टूडेंट रहा ही नहीं हूँ, किताबी कीड़ा। मैंने अपने पैशन को हमेशा अपने साथ रखा है। मैं खुद की बताऊं तो मैं काफी अच्छा मतलब क्रिकेटर, बैडमिंटन प्लेयर, इवन मैं मार्शल आर्टिस्ट भी, मैंने मार्शल आर्ट भी सीखा हुआ है कराटे में। तो ये सारी चीजें मेरे साथ थे, ये सारी चीजें रखा हुआ, योगा जो जो मैं कर सकता था, फिजिकल एक्टिविटी। इवन आज के डे तक, आज भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो उस मॉर्निंग में मैं जॉग करके आया हूँ, स्प्रिंट मार के आया हूँ। ये इसलिए कि केवल फिजिकल फिटनेस के लिए। तो फिजिकल फिटनेस आप साथ में लेके चल सकते हैं। आपको कौन कह रहा है कि 2 घंटे जिम में होके आइए, है ना। आपको बस ये कह रहा हो कि 15 to 20 मिनट्स आपने अगर कुछ छोटा सा योगा कर लिया या जॉगिंग कर ली, वो भी मोर देन इनफ है, लेकिन उसको फिर रेगुलर कीजिए। और ये है कि आप इस तरह से ये जो आप करते हैं ना एक्सरसाइज, इससे आपका माइंड फ्रेश होता है और आपको और मोटिवेशन मिलती है पढ़ने का। ये कभी ये इन्वेस्टमेंट की तरह रखिए इस एक्सरसाइज को, वेस्ट नहीं होता कभी ये। ओके, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं, खासकर इस एज में जब कॉलेज से निकलते हैं, फिर कॉलेज वाली जो एज होती है, महिला मित्र के डिस्ट्रैक्शन हो गए या फिर सोशल मीडिया का एक एडिक्शन सा हो गया, रील्स देख रहे हैं, घंटों रील्स देखते रहते हैं, है ना, वेब सीरीज आते रहते हैं नए नए। तो इन सब से कैसे मैनेज किया आपने, कैसे डील किया सारे डिस्ट्रैक्शन से आपने? अगर मैं अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बताऊँ तो कट आउट था ऑलमोस्ट, खाली व्हाट्सएप ही यूज़ करता था। इंस्टा तो मैंने अभी, और स्नैपचैट ये सब मैं यूज़ करता ही नहीं था कभी। फेसबुक भी एकदम रेयरली कभी हो गया तो फेसबुक खाली ओपन किया, हटा दिया, केवल व्हाट्सएप पे था। तो कट आउट आपको होना पड़ेगा थोड़ा सा। और जो महिला मित्र वगैरह की आपने जिक्र किया, वही है कि अब देखिए रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं तो इसको आप प्रिपरेशन के दौरान मत रिलेशनशिप में आइए मेरे अनुसार। यदि आप प्रिपरेशन से पहले आ चुके हैं तो उसको मेंटेन कीजिए, नहीं तो प्रिपरेशन और सिलेक्शन का होने का वेट कीजिए, उसके बाद आइए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बीच में आएंगे अपना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। मैंने भी कंट्रोल किया तो ये हुआ कुछ। ओके, ग्रेट। चलिए, तो इंटरव्यू के इस लास्ट में आप नए बच्चे आपको देख रहे हैं और आपसे मोटिवेशन लेंगे कि भैया ने 21 साल की उम्र में सिलेक्शन ले लिया तो हम भी तैयारी करते हैं, हम भी सिलेक्शन लेंगे। तो उनके लिए, या फिर जो रिपीटर्स हैं या फिर जो भी ऑडियंस आपको अभी देख रही है इस वीडियो में, तो उनके लास्ट में क्या मैसेज, क्या संदेश होंगे, चाहे वो मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव हो या फिर स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव, कुछ छूट गया हो बताना, क्या बोलोगे लास्ट में? ऑलमोस्ट सारी चीजें भैया ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसके माध्यम से मैंने सब कुछ कन्वे करने की कोशिश किया। और बाकी आप जो बिगिनर्स है उनको ये है कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। कंपटीशन बढ़ेगा, कोई बात नहीं, आपको कंपटीशन देखना ही नहीं है। मॉक्स दीजिए, ऑनेस्ट रहिए, आप मॉक्स लगाइए। परसेंटाइल, मैं अगर अपने शुरुआत के मॉक्स के परसेंटाइल बताऊं, मेरे को शर्म तक आ रहा है बताने में, 20 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल। लेकिन बाद में जब प्री तक आए तो 98 परसेंटाइल भी मेरे बने हैं, कुछ मॉक्स में 95 परसेंटाइल भी बनते थे। तो ये है कि क्योंकि मैंने निरंतर लगा रहा, हटा नहीं मैं। तो ये है कि बिगिनर आए और दम लगा के पढ़िए,
जो रिपीटर्स है आप बस मोटिवेटेड रहिए। कई होते हैं नहीं होता किसी किसी रीजन से, आपका बेस बना हुआ है इसलिए आप रिपीटर्स में कहला रहे हैं। आपको उसी को बस चैनलाइज करना है अपनी एनर्जी को, पॉजिटिविटी को, तो आप भी सिलेक्शन लेंगे। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इस फील्ड में। चलिए वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके। उम्मीद करते हैं साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि, और मोटिवेशन तो बहुत मिला होगा कि इतनी छोटी उम्र में, 21 साल की उम्र में और पहले ही प्रयास में बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से 6 से 7 महीने की मेहनत करके एक्साइज इंस्पेक्टर बन के आप सबके सामने बैठे हैं। तो आपको इस चीज से मोटिवेशन लेना है, इंस्पिरेशन लेना है कि आप भी कर सकते हैं। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के प्रति आप ईमानदार हैं तो आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। और हम आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर ही रहे हैं, लगातार टॉपर से आपको मिलवा रहे हैं। और भी हमने आपके लिए सोचा है कि 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए हम कुछ और कर पाए, चाहे वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीजें हों या फिर टॉपर्स जो आते हैं, टॉपर्स के द्वारा कोई ऐसा सब्जेक्ट उनका अच्छा है और उन्हें अच्छे मार्क्स गेन करें, तो उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी या फिर कुछ अच्छा पढ़ा सकते हैं आपको, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। थोड़े दिनों में आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो टॉपर्स आते हैं उनके पास जब जिस भी टॉपर्स के पास जितना भी टाइम होगा वो आपको फ्री में यहाँ पर आपको देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये चैनल आपके लिए 2024 के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर लो। हमने टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है, वो पूरा डेडिकेटली एसएससी सीजीएल के लिए 2024। वहाँ टॉपर्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपकी क्वेरीज लगातार सॉल्व करते रहेंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज होती हैं और स्टडी मटेरियल जो भी फ्री हमारे पास अवेलेबल होता है, टॉपर्स के नोट्स होते हैं, वो सब आपको वहाँ हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। इन सबके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। इनके सोशल मीडिया, फिर इनका कोई चैनल या फिर कोई टेलीग्राम होगा तो उसका भी लिंक दे देंगे, तो इनसे भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। जब भी इनको टाइम मिलेगा तो ये भी आपकी हेल्प करते रहेंगे इस आपकी तैयारी के दौरान। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो लेकिन थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।